हेलो एवरीवन। इससे पहले जो हमने वीडियो डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार कैसे जो बादामी के चालुक्य थे और उनके बाद जो वातापी के चालुक्य आएंगे उन दोनों के बीच में किस तरीके से हम देखेंगे कि जो राष्ट्रकूट कार्यकाल था वो रह रहा था। राइट। तो पहले बादामी के चालुक्य आए थे, उनके बीच में राष्ट्रकूटों का कार्यकाल था और उसके बीच में हमें देखने को मिलता है कल्याणी के चालुक्य, किन्हीं को हम बोलते हैं पश्चिमी चालुक्य। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न चालुक्यास, या हिंदी में बोले तो पश्चिमी चालुक्य। राइट। ये थोड़ा कलर चेंज करते हैं इसका। राइट, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पश्चिमी के चालुक्य, यानी कि कल्याणी के चालुक्य, ये वाला टॉपिक। चलिए तो बस शुरुआत करेंगे हम। देखिए, वातापी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य का स्थान राष्ट्रकूटों ने लिया तथा राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्यों का उदय हुआ। ये तो अभी हमने डिस्कस किया। कल्याणी के चालुक्यों का संस्थापक जो था वो कौन था? तैलप द्वितीय था। हुआ ये था कि तैलप द्वितीय ने लास्ट अंतिम शासक था राष्ट्रकूटों का, उसका नाम था कर्ग द्वितीय। क्या नाम था उसका? कर्ग द्वितीय। वेट, हाँ, अब देखेंगे। तैलप द्वितीय ने कर्ग द्वितीय को हराकर, कर्ग द्वितीय अंतिम राष्ट्रकूट शासक था, इसको ये मार देता है और नए कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना करता है। तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट नरेश कर्ग द्वितीय को गद्दी से हटाकर अपने को कल्याणी का स्वतंत्र राजा घोषित किया। राइट। तैलप द्वितीय ने मुंज परमार को मार डाला और मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि में इसकी जानकारी मिलती है। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ही बताया था कि जब राष्ट्रकूट अपने एरिया से अलग होंगे, राइट, जैसे ये एरिया है, राष्ट्रकूटों का ये शासन था, जब राष्ट्रकूट वंश टूटेगा तो उत्तर में मालवा के परमार अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे और यहाँ पर जो स्वतंत्र कर देंगे वो कर देंगे कल्याणी के चालुक्य। कौन? कल्याणी के चालुक्य। राइट। ये दो चीज़ें समझ में आ गई हमें। अब इन दोनों में आपस में राइवलरी होगी, तो यहाँ का जो शासक है कौन? मुंज परमार। यहाँ का जो शासक रहेगा कौन? मुंज परमार। राइट। और मुंज परमार वर्सेस जो लड़ाई रहेगी वो रहेगी किसकी? तैलप सेकंड की। और मुंज परमार ने तैलप सेकंड को कई बार हराया था, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मुंज परमार को तैलप सेकंड ने बंदी बना के जेल में डाल दिया। मुंज परमार को तैलप द्वितीय की बहन थी मृणालवती, कौन नाम, क्या नाम था उसका? मृणालवती से प्रेम हो जाता है, लेकिन मृणालवती से झूठा प्रेम करती है, यानी कि धोखा दे देती है, और इस तरीके से तैलप द्वितीय को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है मुंज परमार को मारने की। इस तरीके से धोखे से मुंज परमार मारा जाता है प्रेम के नाम पर। आगे हम देखते हैं। अब इस बात की जो हमें जानकारी मिलती है, किसी बात की जानकारी? तैलप द्वितीय और जो मुंज परमार था, मुंज परमार, ये मुंज परमार, इन आपस में इनकी जो राइवलरी, इस बात की जानकारी हमें मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि से मिलती है। अगर आप प्रबंध चिंतामणि की बात करेंगे तो ये गुजरात के इस रीजन में लिखी गई थी, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि। अब गुजरात के रीजन से लिखी गई थी और गुजरात और मालवा का आपस में देख रहे हैं यहाँ पे झगड़ा चलता था, इस वजह से हमें मालवा की भी जानकारी मिलती है। इसके बाद तैलप द्वितीय के बाद सत्याश्रय शासक बना, इसे सत्यग या सत्यम भी कहते हैं, इसी का दूसरा नाम, यानी कि इसका टाइटल क्या है? सत्याश्रय या सत्यग या सत्यम। ठीक है, नाम से भी सेम लग रहा है, सत्याश्रय, सत्यग या सत्यम। सत्याश्रय ने आहोमल और अकलंक चरित्र की उपाधियां धारण की। अब जो टाइटल्स कोई भी रूलर धारण करता था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते थे, तो हम याद कैसे करेंगे सत्याश्रय का? देखो, अगर किसी में सत्य होगा तो क्या कहेगा कि आओ हमसे मल्ल युद्ध कर लो, सत्य होगा तो क्या कहेगा? आओ हमसे मल्ल युद्ध कर लो। और जो सत्य के आश्रय होता है वो अकलंक होता है, हमेशा उसको कोई कलंक नहीं लग सकता उसके चरित्र पर। तो जो सत्य के आश्रय है उसके कलंक पर कोई चरित्र, उसके चरित्र पर कोई कलंक नहीं लगेगा, इस वजह से इसका नाम क्या होगा? अकलंक चरित्र। राइट। आगे देखेंगे, सत्याश्रय ने राजराज चोल को पराजित किया था। अब आप ये देखो, राजराज चोल जिसने स्वयं कई शासकों को पराजित किया है, साउथ इंडिया में ये चीराज को, केरल वाले लोगों को हराया, इसी को हराने वाला कौन है? सत्याश्रय। क्यों? तो देखो, सत्य का आश्रय होगा तभी आपका राज होगा, ऐसे याद कर लेंगे। सत्याश्रय ने किसे हराया? राजराज चोल को। सत्य का आश्रय होगा तो आपका हर जगह राज होगा, ऐसे। इसके बाद आएगा जयसिंह द्वितीय।
अब जयसिंह द्वितीय ने कल्याणी नगर बसाया, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। जबकि सोमेश्वर प्रथम ने मानेखेड़ से अपनी राजधानी ट्रांसफर करके कहाँ पे ले गया, कल्याणी को ले गया। अब जरा ये समझो, मानेखेड़ समवेयर कहीं यहाँ पर होगा, मानेखेड़ ये ट्रांसफर करके ये कल्याणी यहाँ पे ले गया, ये कल्याणी आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया। तो यहाँ से कैपिटल ट्रांसफर करके यहाँ पे कौन ले गया बताइए, ये ले गया आपका सोमेश्वर प्रथम, जबकि जयसिंह द्वितीय ने बसाया था कल्याणी नगर को। याद कैसे करेंगे, देखो कल्याणी नगर को बसाने वाला, जब उसने बसाया होगा नगर को, तो जब लोग उस नगर में एंट्री कर रहे होंगे तो सब लोग जय जय की जयकारा लगा रहे होंगे। और सोमेश्वर प्रथम ने सोमवार को मान लेते हैं, ये मानखेड़ से कैपिटल ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, कल्याणी। तो ऐसे याद रखेंगे। सोमेश्वर प्रथम ने चोल राजेंद्र द्वितीय से पराजित हुआ, लेकिन राजा भोज परमार को धारा पर आक्रमण कर परास्त कर दिया। अब जो सोमेश्वर प्रथम है, ठीक है ना, इसने क्या किया था, चोल राजेंद्र द्वितीय से ये पराजित हुआ था, लेकिन इसने भोज परमार को धारा पर आक्रमण करके उसको हराया था। अब जरा सोमेश्वर प्रथम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखो ये चालुक्य हैं, राइट, ये चोल से इनके बीच में राइवलरी है दक्षिण की तरफ इनकी, और उत्तर में अगर आप जाओगे तो इनकी राइवलरी किसके साथ में चल रही है, परमार्स के साथ में। तो चालुक्य आप कंटिन्यू राइवलरी में एंगेज रहे थे, दक्षिण में चोल्स के साथ में और उत्तर में किसके साथ में, परमार्स के साथ में, राइट। तो हमने ये देखा कि किस तरीके से चालुक्य कंटिन्यू राइवलरी में एंगेज हैं। अब देखो जो सोमेश्वर फर्स्ट है, ये है कौन, चालुक्य है, इसकी लड़ाई हुई चोलों के साथ में, इनके साथ में। तो अब इनका जरा क्रम देखो, सोमेश्वर फर्स्ट का लड़ाई हुई, इसने किसके साथ में, सबसे पहले राजाधिराज के साथ में। इसी को बोला जाता है बैटल ऑफ कोप्पम, यानी कि कोप्पम का युद्ध कब, 1052 के अंदर। अब बात यह है कि सोमेश्वर फर्स्ट ने राजाधिराज को युद्ध में मार दिया, एक इसके तीर लगा सीधे सीने में। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि चोल वंश का वह कौन सा शासक था जो युद्ध में ही मारा गया, बैटल में ही मारा गया, तो वो था राज अधि। इसमें देखो अधि है, यानी कि आधा व्यक्ति जो था, आधा जो राजा था वो युद्ध में मारा गया, तो राज अधिराज मारा गया। इसके बाद शासन पर आएगा कौन, राजेंद्र सेकंड। राज अधिराज जब मारा गया था तो राजेंद्र सेकंड ने युद्ध भूमि में ही अपना क्या करवाया था, राज तिलक करवाया था। तो एक क्वेश्चन तो यही पूछ लेते हैं कि युद्ध भूमि में अपना राज तिलक कराने वाला कौन है, तो आंसर होगा हमारे सामने राजेंद्र द्वितीय। अच्छा, अब जरा ये देखेंगे तो सोमेश्वर से फर्स्ट है, सोमेश्वर से फर्स्ट को अब राजेंद्र और द्वितीय के साथ में लड़ाई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बैटल हमें देखने को मिलता है इससे 10 साल बाद 1062 में कोडाल संगम। तो सोमेश्वर फर्स्ट और राजेंद्र द्वितीय के बीच में कोडाल संगम का युद्ध होता है और इसमें सोमेश्वर हार जाता है। सोमेश्वर दोबारा से अपनी शक्ति को गेन करेगा, दोबारा से अपने आप को रीइंफोर्स करेगा, आर्मी बनाएगा और दोबारा से लड़ने आएगा 1068 में चोलों के साथ में, और उस समय जो शासक है वो है वीर राजेंद्र। तो कोडल संगम का युद्ध, पहला फर्स्ट वॉर ऑफ कोडल संगम, बैटल ऑफ कोडल संगम हुआ 1062 में, और सेकंड बैटल ऑफ जो कोडल संगम हुआ है वो हुआ है 1068 में। तो फाइनली वीर राजेंद्र किसको, सोमेश्वर फर्स्ट को मार देगा। तो अब हमें 3 चीज़ें याद रखनी है। सोमेश्वर ने बैटल ऑफ कोप्पम 1052 में लड़ा, 1062 में पहला बैटल ऑफ कोडल संगम और 1068 में सेकंड बैटल ऑफ कोडल संगम, ठीक है। सोमेश्वर फर्स्ट ने 3 चोल शासकों के साथ में युद्ध किया, राजा अधिराज जिसको युद्ध में मार दिया, फिर आ गया राजेंद्र सेकंड और फिर आता है वीर राजेंद्र। तो जिसके नाम में वीर है अंत में वही सोमेश्वर का अंत करेगा, ऐसे याद रखना। चलिए आगे देखेंगे। सोमेश्वर प्रथम को हम इनके नाम से ही हमें देखना है, इसने उपाधि धारण करी थी किसकी, त्रिलोक मल की, यानी कि तीनों लोगों का मल, ठीक है। इसके अलावा सोमेश्वर प्रथम कोप्पम ये कोडल संगम ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। सोमेश्वर प्रथम के बाद उत्तराधिकारी युद्ध के कारण कुछ समय के लिए चालुक्य वंश विभाजित हो गया। पश्चिमी चालुक्य के उत्तरी भाग पर सोमेश्वर द्वितीय का शासन रहा तथा दक्षिणी भाग पर विक्रमादित्य षष्ठ का। अब जरा ये देखो, ये चालुक्य हैं, इसके कल्याणी के चालुक्य, लोकेशन कहाँ पे देख रही है, ये वाला। अब इसका अगर आप 2 पार्ट मान लो, जैसे मान लो ये है एरिया, तो उत्तरी पार्ट पर जो आएगा वो आएगा सोमेश्वर सेकंड और इसके दक्षिणी पार्ट पर आएगा विक्रमादित्य षष्ठ। तो ये जो विक्रमादित्य सेकंड है, हम इसी को ओरिजिनली मानते हैं कि यही रूलर रहा होगा आगे। तो हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे, विक्रमादित्य षष्ठ के बारे में। ये हमारे सामने, हाँ क्या है, विक्रमादित्य षष्ठम 1076 से 1126 ईडी तक ये शासन करेगा। कल्याणी के चालुक्य वंश का महानतम शासक हम कैसे मानेंगे, विक्रमादित्य षष्ठम को। सोमेश्वर फर्स्ट भी प्रतापी शासक था, लेकिन सबसे महानतम शासक की बात करेंगे तो हम विक्रमादित्य षष्ठम को मानेंगे। इसने अपने भाई सोमेश्वर द्वितीय का तख्ता पलटकर कल्याणी पर शासन किया था, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर पता चलती है कि जो ज्येष्ठ उत्तराधिकार का ज्येष्ठ
उत्तराधिकार का जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे नहीं चल रहा था, राइट। ओके। विक्रमादित्य षष्ठम ने त्रिभुवन मल्ल की उपाधि धारण करी थी। अब देखो, त्रिभुवन त्रिलोकमल की जो उपाधि धारण करी थी, त्रिलोकमल की वो धारण करी थी किसने? त्रिलोकमल की सोमेश्वर फर्स्ट ने। जबकि त्रिभुवन मल्ल की उपाधि धारण करी है विक्रमादित्य षष्ठम ने। यार कैसे करेंगे देखो, तो भुवन और विक्रम, भुवन और विक्रम ऐसे याद रखना, ठीक। विक्रमादित्य षष्ठम ने कौथिम लेख में लिखा है कि उनके 59 पूर्वज यानी कि उनके 59 पूर्वज चालुक्य राजाओं ने अयोध्या पर शासन किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस वंश के शासकों के अभिलेख में हमें ये पता चलता है कि उनके पूर्वजों ने कहाँ पे अयोध्या में शासन किया था। तो आंसर होगा ये हमें पता चलता है चालुक्य और बाद उसके, ठीक है। तो पश्चिमी चालुक्यों के हमें याद रहेगा। अच्छा, दूसरी बात है कल्याणी की चालुक्य आप कह सकते हैं। और किस लेख में ये हमें जानकारी मिली है? कौथेम लेख में। तो कौथेम में 59 पूर्वजों के बारे में जानकारी है। आगे देखेंगे, उसकी राजसभा में विक्रमांक देवचरित के रचयिता बिल्हण और विज्ञानेश्वर। तो देखो, वासे विक्रम इसके शासक का नाम भी विक्रमादित्य है। इनके दरबार में जो कवि हैं वासे बिल्हण और वासे विज्ञानेश्वर दोनों हैं, ठीक है। तो वावा वालों से हमें कनेक्ट करना है, विज्ञानेश्वर बिल्हण इसी के दरबार में। अब बिल्हण ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक यानी कि विक्रम का देवचरित, यानी कि विक्रम की बायोलॉजी। और विक्रम कौन है? विक्रमादित्य षष्ठम है। यही पूछ लेगा आपको एग्जाम में कि जो विक्रमांक देवचरित लिखी गई है किस शासक को समर्पित है? विक्रमादित्य फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, या फोर्थ को, या सिक्स्थ को? तो ये कौन सा? सिक्स्थ है। और किस वंश का है ये भी पूछ सकते हैं आपको। तो किस वंश का ये बताइए, विक्रमादित्य सिक्स्थ जो है वो किस वंश का है? ये है आपका ये चालुक्यास ऑफ कल्याणी। किसका? तो कल्याणी के चालुक्य ये यहाँ पे लिखा है, राइट। ओके, अब हम आगे देखेंगे क्या है। हाँ, दूसरी बात है कि मिथाक्षरा की रचयिता कौन है? विज्ञानेश्वर। अब ये जो विज्ञानेश्वर की पुस्तक है मिथाक्षरा, इसमें ये लिखा गया है कि जब, यानी कि कानून के ऊपर पुस्तक है, जनरली संपत्ति से रिलेटेड जो कानून होते हैं, मिथाक्षरा में कहा गया कि पुत्र का जो अधिकार है पिता की संपत्ति पर वो जन्म से ही अधिकार होता है। जन्म से ही अधिकार है पिता की संपत्ति पर, किसका? पुत्र का। जबकि इसके विपरीत एक पुस्तक है दाय भाग जिमूत वाहन की। कौन सी है? दाय भाग। दाय भाग में लिखा है कि पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार मृत्यु उपरांत होता है। मृत्यु के बाद, जब पिता डेथ हो जाए तभी पुत्र को उसकी संपत्ति मिलेगी। आगे देखेंगे। इसके अलावा विज्ञानेश्वर ने एक और इम्पोर्टेंट पुस्तक लिखी है जिसका नाम है चोर पंचाशिका। चोर पंचाशिका बिल्हण की पुस्तक है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो, चोर पंचाशिका भी बिल्हण की कृति है। तो बिल्हण की दो कृतियां हमें याद रखनी है, एक विक्रमांक देवचरित और दूसरी चोर पंचाशिका। और जबकि विज्ञानेश्वर ने कौन सी लिखी है? मिथाक्षरा। 1076 में अपने राजरोहण के समय विक्रमादित्य षष्ठम ने चालुक्य विक्रम संवत चलाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो किस शासक ने? अब इसी वजह से आप इसको बहुत प्रतापी शासक कह रहे हैं। ये कई शासकों को हराएगा भी, और ये आर्ट एंड कल्चर में आप देखोगे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी कर रहा है। और अंत में हम क्या देखेंगे कि इसने एक संवत भी चलाया, और वो 1076 में हम मानते हैं चालुक्य विक्रम संवत। चालुक्य राजा है, विक्रम उसका नाम था, तो 1076 में चलाया गया। एग्जाम में कई बार पूछते हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम राजपूत काल की बात करें तो दो शासकों ने संवत चलाए हैं। एक तो है जयसिंह, चालुक्य है गुजरात का, और दूसरा है लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन संवत। तो ये दो संवत भी दो लोगों ने चलाए हैं। और तीसरा यहाँ पर कौन चला रहा है? चालुक्य विक्रम संवत। विक्रमादित्य षष्ठम ने लंका नरेश विजयबाहु से कूटनीतिक संबंध स्थापित कर 1083 ईस्वी में उसकी सभा में एक दूत मंडल भेजा। इसने विक्रमपुर नामक नगर की भी स्थापना करी। तो विक्रमादित्य षष्ठम ने देखो किससे मित्रता कर ली थी? विजयबाहु से। विजयबाहु कौन था? विजयबाहु है श्रीलंका का। कौन? श्रीलंका का। ये कौन है? शासक है। कौन? विजयबाहु, राइट। इसके अलावा इससे डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करे। अब देखो, पूछ रहेगा एग्जाम में कि श्रीलंका में डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करने वाला कौन है, और एक दूत मंडल भी भेजा। तो हम याद करेंगे जो सबसे ज़्यादा प्रतापी है विक्रमादित्य षष्ठम, इसी ने भेजा होगा। इसने विक्रमपुर नामक नगर की भी स्थापना करी। सीधी सी बात, नाम ही विक्रमादित्य है तो विक्रमपुर नगर बसाएगा। लेकिन याद रखना, हम ज़्यादातर विक्रमादित्य षष्ठम के बारे में ही पढ़ते हैं और किसी विक्रमादित्य के बारे में इतना नहीं पढ़ते हैं। तो आंसर में विक्रमादित्य षष्ठम ही टिक करना है। आगे देखेंगे, विक्रमादित्य षष्ठम ने नर्मदा नदी तट पर तुला पुरुष दान किया।
तुला पुरुष दान कहाँ पे किया? नर्मदा के तट पर, यानी कि अब चालुक्यों ने अपनी यानी कि चालुक्यों का जो एरिया है वो उत्तरी भारत तक लग गया था और यहाँ पे वो चोलों से कंटिन्यू लड़ाई लड़ रहे थे चालुक्य। विक्रमादित्य षष्ठम के जो पुत्र हुआ वो हुआ सोमेश्वर तृतीय। अब देखो 6 का आधा कितना होता है? 3 होता है कि नहीं होता? तो सोमेश्वर तृतीय हुआ है और ये अपने आप में खुद ही बड़ा विद्वान हुआ करता था। इसने शिल्प शास्त्र के ऊपर, शिल्प का मतलब होता है आर्किटेक्चर पर, एक पुस्तक लिखी है मानस उल्लास। क्या पुस्तक लिखी है? मानस उल्लास। किसके द्वारा लिखी गई? सोमेश्वर तृतीय के द्वारा। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट याद करने को, इसका सब्जेक्ट क्या है? वो शिल्प शास्त्र है। इसमें सोने के खनन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार के जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं कि किस पुस्तक में सोने के खनन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आंसर होगा मानस उल्लास। शिल्प शास्त्र पर भी पुस्तक है, सोने के बारे में भी जानकारी मिलती है और लिखी गई है सोमेश्वर तृतीय के बारे में। अब मानस उल्लास को एक दूसरे नाम से भी आप जानते हैं, वो नाम है अभिलाषितार्थ चिंतामणि। क्या नाम है? अभिलाषितार्थ। जैसे मनोस उल्लास, अभिलाषितार्थ, इस तरीके से याद रख सकते हैं प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करके। सोमेश्वर तृतीय ने विक्रमांक अबुद्धय नामक पुस्तक भी लिखी थी। अब विक्रमांक कौन? विक्रमादित्य के ऊपर है, वो विक्रमादित्य षष्ठम यानी कि अपने पिता के ऊपर भी पुस्तक लिखी है। तो विक्रमांक अबुद्धय नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सोमेश्वर तृतीय यानी कि अपने पिता के ऊपर, राइट। सोमेश्वर तृतीय को विद्वता के कारण सर्वज्ञ भूप कहा जाता है। देखो विद्वान कौन था? सोमेश्वर तृतीय खुद विद्वान था, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? सर्वज्ञ भूप, यानी कि सब कुछ जानने वाला। भूप मतलब होता है राजा। तो सर्वज्ञ भूप की उपाधि किसकी है? सोमेश्वर तृतीय की। इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ था। तो याद रखना, चतुर्थ में चतुराई हो गई और चतुराई हो गई खत्म। तो सोमेश्वर चतुर्थ वंश का अंतिम शासक था। अब हम लगे हाथ व्यंगी के चालुक्य वंश पढ़ लेते हैं। व्यंगी के चालुक्य वंश में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। एक तो आप व्यंगी के चालुक्य वंश की लोकेशन आप देख लो, लोकेशन कहाँ पर है। ये लोकेशन आपको दिख रही है, ये लोकेशन आपको दिख रही है, राइट। तो यही है व्यंगी के कौन? व्यंगी के चालुक्य। ये व्यंगी के चालुक्य दिख रहा है, ये जो गोल गोल चक्कर जहाँ पे मैं घुमा रहा हूँ, ये वाला कर्सर जहाँ पे है, राइट। ठीक है, तो व्यंगी के चालुक्यों से रिलेटेड हमें क्या जानकारी याद रखनी है वो ज़रा देखते हैं। अब पहली चीज़ याद रखो कि व्यंगी के चालुक्य का मतलब होगा जो चालुक्य एकदम बैंक पर स्थित है। बैंक का मतलब होता है क्या? किनारे पर स्थित है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी नदी के बीच व्यंगी राज्य स्थित था। इसका संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन था। याद करो इस बात की, ऐसी स्थापना की किसके समय में हुई थी? जब ये बादामी के चालुक्य कौन? पुलकेशन सेकंड था और यहाँ पे जो पल्लव था वो था महेंद्र वर्मन, राइट। तो पुलकेशन फर्स्ट ने महेंद्र वर्मन को जब हरा दिया था और इसका ये व्यंगी का एरिया छीनकर अपने भाई को विष्णुवर्धन को ये एरिया दे दिया और इस प्रकार से व्यंगी के चालुक्य वंश की स्थापना होती है। व्यंगी के चालुक्य शासक दानावर्ण की हत्या कुर्नूल के राजा जटाचोड़ भीम ने कर दी। तब दानावर्ण के पुत्र शक्ति वर्मन एवं विमलादित्य चोल राजराज प्रथम की शरण में पहुंच गए। देखो हुआ ये है, इसी तरह समझते हैं। ये यहाँ पर ये व्यंगी है और यहाँ कहीं पर आपको दिखेगा ये एरिया ही कुर्नूल का है। व्यंगी का शासक कौन है? दानावर्ण है और कुर्नूल का शासक है जटाजोड़। इसने अटैक किया, दानावर्ण को मार दिया। ठीक है, तो इस तरीके से व्यंगी का दानावर्ण का दाना पानी बंद हो गया। किसके द्वारा? कुर्नूल के जटाजोड़ के द्वारा। तो अब इनके पुत्र हैं जो डरकर वो कहाँ पे पहुंचेंगे? चालुक्यों की शरण में पहुंचेंगे और चालुक्य यहाँ पर शासन कर रहे होंगे यानी कि दक्षिण में। बात समझ में आया? तो अब देखना हमें ये है कि चालुक्य उनको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो चालुक्यों ने उनका स्वागत किया और उनको शरण भी प्रोवाइड करवा दी। लेकिन शरण प्रोवाइड किसको करवाई? शक्ति वर्मन को और विमलादित्य चोल को। शक्ति वर्मन को तो कमांडिंग मतलब आर्मी में जगह दे दी कि विमलादित्य से उन्होंने मैट्रिमोनियल रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिए। ठीक है, हाँ आगे क्या देखेंगे? राजराज प्रथम ने शक्ति वर्मन को व्यंगी का शासक बनाया एवं विमलादित्य के साथ अपनी पुत्री कुंदेवी का विवाह किया। बात समझ में? देखो याद कैसे करेंगे? शक्ति वाला जो था उसको शासक बनाया क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति ही शासन करने लायक है और विमल को अपनी पुत्री से उसने शादी करवाई। किसने? राजराज प्रथम ने ये किया है। और राजराज प्रथम को हराने वाला कौन है बताइए? सत्याश्रय। कौन है? सत्याश्रय ने राजराज प्रथम को हराया था। आगे देखेंगे। शक्ति वर्मन के पश्चात विमलादित्य का पुत्र राजराज द्वितीय शासक बना। शक्ति वर्मन के बाद विमलादित्य का पुत्र जो था यानी कि जिससे शादी हुई थी, भाई मैट्रिमोनियल रिलेशंस बना लिए इन्होंने, तो इन्हीं का पुत्र राजराज द्वितीय शासक बनता है व्यंगी का।
और उसका विवाह किसके साथ होता है? राजेंद्र प्रथम की पुत्री अमंगा देवी के साथ हुआ, यानी कि मैट्रिमोनियल रिलेशन को और आगे भेजा गया। अमंगा देवी वेंगी के राजराज द्वितीय की ममेरी बहन भी थी। ठीक, इसके बाद राजराज द्वितीय का पुत्र हुआ, उसका नाम था राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र द्वितीय ही बाद में कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल गद्दी को संभालेगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है वेंगी के चालुक्यों की, कि ये एकमात्र ऐसा पूरा हिस्ट्री के अंदर आपको एक ऐसा वंश देखने को मिलता है जिनका विलय चोलों में हो गया। स्टेटमेंट दे देगा कि वेंगी के चालुक्य का सर्वनाश हुआ था या विनाश हुआ था, द आंसर इज नो। इनका एक्चुअल में जो विलय है वो चोल में हो गया। तो क्या ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजराज द्वितीय जो था, राजेंद्र द्वितीय, यही कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का शासक बना था और वेंगी के चालुक्यों का चोल साम्राज्य में विलय हो गया। तो ये स्टेटमेंट आपको याद हमेशा रखना है, राइट। ओके, अब हम बात करेंगे चालुक्य संस्कृति के बारे में। तो चालुक्यों ने बहुत कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस टाइटल्स अडॉप्ट किए, जैसे कि परमेश्वर को, जैसे परमेश्वर, महाराज अधिराज, परम भट्टारक, परम भागवत, सत्याश्रय, है ना, श्री पृथ्वी वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, इस प्रकार की विशाल उपाधियां उन्होंने ग्रहण करी। और ये दिखाता उनका डिवाइन स्टेटस के बारे में। चालुक्य लेखों की जो सबसे स्पेशलिटी है, जो चालुक्य इंस्क्रिप्शन हमें दिखाई देते हैं, उनमें किसी मंत्री परिषद का उल्लेख ही नहीं है। तो हम इसे याद कैसे करेंगे कि चालुक्य इतने चालू थे कि उन्होंने कोई मंत्री पद ही नहीं रखे। किस वजह से नहीं रखे होंगे कि शायद कहीं वो तख्ता पलट ना करते, बस याद रखने के पर्पज से ये बता रहा हूँ। इसके लेखों में महासंधि विग्राहक, विषयपति, वो विषय क्या होते थे बताइए? ये जिला लेवल पे वो होता था। ग्रामकूट, कूट यानी कि ग्राम का अधिकारी। इसके अलावा महंतराधिकारिन आदि केंद्रीय पदाधिकारियों के नाम हमें मिलते हैं, जो कि सेंट्रल के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। तो याद रखना कि चालुक्य लेखों में मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं है इनका, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है यानी कि जो ऑफिशियल्स हैं उनका उल्लेख हमें दिखाई देता है। चालुक्यों का राजवंश की अगर हम बात करें, उसका जो राजचिन्ह था वो था मयूर ध्वज। तो चालू मयूर, और मयूर वैसे भी बड़ा चालू होता है। चालुक्य लेखों में ग्राम के अधिकारी को गामुंड कहा जाता है। गा से ग्राम और गा से गामुंड, जो गांव में घूमता फिरता रहता है। ऋण सांगन चालुक्य राज के लोगों को विद्या का व्यसनी कहा है। देखो सीधी सी बात यह है, विद्या का व्यसनी का मतलब होता है जो विद्या का आदी हो। अब देखो जो चालू लोग होते हैं वो हमेशा विद्या के लिए संघर्ष करते हैं, यानी कि वो विद्या के व्यसनी होते हैं। विद्या यानी कि नॉलेज अटेन करते हैं। ये वर्णन किसने दिया? ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग हमें पता है 643 में हर्षवर्धन के शासनकाल में इंडिया में आया था। इसके अलावा चालुक्य लेख संस्कृत भाषा में है। अब जब चूंकि चालुक्य लेख संस्कृत भाषा में है, इससे हमें एक चीज क्लियर होती है कि चालुक्यों ने संस्कृत को आश्रय दिया था। मैं हमेशा से रिपीट करता हूँ कि सातवाहन काल से संस्कृत को आश्रय दिया जाने लग गया था और बाद के शासकों ने इसे कंटिन्यू रखा। पुलकेशिन द्वितीय के सामंत गंगराज दुर्विनीत ने शब्द अवतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की। पुलकेशिन द्वितीय के सामंत कौन था? गंगराज दुर्विनीत। तो ये जनरली जैसे ऐसे समझो जरा, इस एरिया में रहता था गंगराज दुर्विनीत, ये मतलब उत्कल के एरिया में। तो गंगराज दुर्विनीत की पुस्तक कौन सी? शब्द अवतार। तो गंगा जी को आप शब्दों से ही उनका अवतरण करवा देते हैं। इसके अलावा पंडित उदयदेव ने जैनेन्द्र व्याकरण भी लिखी थी। किसने? पंडित का उदय हुआ है, जिन इंद्र का उदय हुआ, जिन इंद्र का उदय हुआ उदयदेव ने। चालुक्यों के अगर हम कुल देवता की बात करेंगे तो वे तो विष्णु, और उनका जो प्रतीक था वो था वराह। अब याद हमें ये रखना है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे चालुक्यों का जो प्रतीक था वो तो वराह था, लेकिन इनका जो राजचिन्ह था वो था मयूर ध्वज। मयूर ये भी भगवान विष्णु से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो दो चीज़ याद रखनी। अब ये वराह को हम देखेंगे ऐहोल में, हमें वराह स्कल्पचर भी हमें देखने को मिलेगा। ऐहोल में हमें जो वराह स्कल्पचर है वो भी कहाँ पे देखने को मिलेगा? ऐहोल में, राइट। ओके, ऐहोल अभिलेख का रचयिता कौन है? रवि कीर्ति जैन था, और ये संस्कृत का प्रकांड विद्वान है। किस लैंग्वेज का? संस्कृत का। उसने 634 ईस्वी में जिनेंद्र के जैन मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे मेघुति मंदिर कहा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मेघुति मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? रवि कीर्ति ने। और ये किस रिलीजन से रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड। और इसका निर्माण कब करवाया था? 634 में। चालुक्य मंदिर के उत्कृष्ट उदाहरण हमें बादामी, ऐहोल और पटदकल से मिलते हैं। तो देखो पटदकल को हमने याद कर लिया किन तीन जगह से? बी, ए, पी, बाप से मिलते हैं। अब जरा एक एक करके इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है ये बी वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि बी से आ जाएगा, यानी कि बी का मतलब है यहाँ पर क्या? बादामी। बी का मतलब क्या है? बादामी के टेम्पल्स।
बादामी में सबसे पहले 4 केव टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। 4 केव टेम्पल्स में जो पहला केव टेम्पल होगा वो भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे तो दूसरा और तीसरा जो है वो वैष्णव को रिलेटेड है, जो वैष्णव हमारा रिलीजन है वैष्णवस्म, उसको वैष्णव, और चौथा जो है वो जैन को समर्पित है। और इसी जो तीसरा केव टेम्पल है इसी में हमें हरिहर की इमेज मिलती है। हरिहर इमेज कौन सी? हरिहर इमेज। कई बार हम पढ़ते हैं ना कि हरिहर की इमेज हमें कहाँ से मिलती है, तो आंसर इस बादामी। तो बादामी से हमें मिलती है हरिहर। यार कैसे करेंगे, बादाम का कलर कैसा है, हरा हरा है शुरुआत में, ठीक है। तो 4 केव टेम्पल्स हमें कहाँ पे मिलते हैं, बादामी में, देख लिया। इसमें शिव से, वैष्णव से और जैन तीनों से रिलेटेड है। और इसी जो तीसरे में हमें हरिहर मिलता है। इसी के अलावा बादामी में ही रावण पहाड़ी खेब है, रावण पहाड़ी गुफा है। यहाँ पे नटराज का स्कल्पचर हमें मिला है और जो कि सराउंडेड है सप्त मातृका से, यानी कि नटराज बीच में है और ये सप्त मातृका से इनके 7 जो माताएं हैं वो इनके चारों ओर है। तो ये रावण पहाड़ी खेप से मिला है। और वैसे भी रावण और नटराज है ना, रावण ने भी नृत्य किया था, नटराज का भी नृत्य स्कल्पचर है। तो ऐसे याद रखेंगे कि हमें कहाँ से मिलता है, रावण पहाड़ी खेप से। तो बी हमने डिस्कस कर लिया। अब आता है ए का मतलब है एहोल, इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ था। एहोल को हम क्रेडल ऑफ टेम्पल्स बोलते हैं। इसमें 70 टेम्पल्स यहाँ पर निर्माण किए गए, इसी वजह से क्रेडल ऑफ टेम्पल्स बोला जाता है, यानी कि मंदिरों का गढ़। इसी में से एक है मेगुती का जैन टेम्पल, जो कि बनवाया था रवि कीर्ति ने। और ये किस रिलीजन से रिलेटेड है, तो हम आंसर होगा जैन से रिलेटेड है, राइट। इसके अलावा सन टेम्पल बना है लड़खान का, लड़खान का सन टेम्पल। तो पूछ लेगा कि लड़खान का जो टेम्पल है वो किससे रिलेटेड है, सन से, ठीक, ओके। इसकी जो छत्र है ये लकड़ी की छत्र है और साथ में स्टोन का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन छत्र किसकी है, लकड़ी की है। और यहाँ पे छत अकेली लकड़ी की है लेकिन पूरा मंदिर बना है स्टोन का। इसके अलावा दुर्गा टेम्पल। अब जो दुर्गा टेम्पल नहीं है, ये इंग्लिश में लिख लिख के लोगों ने गड़बड़ कर दिया, ये दुर्ग टेम्पल है ओनली। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये दुर्गा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए दुर्ग मंदिर। दुर्ग का मतलब होता है किसी किले पर स्थित। अब चूंकि ये दुर्ग मंदिर है इसी वजह से ये इसमें दुर्गा की पूजा नहीं होती। जबकि एग्जाम में हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, दुर्गा लिखते हैं तो उन्हें लगता है कि दुर्गा की पूजा होती, नहीं, चूंकि ये टेम्पल दुर्ग पर बना है, ठीक है। तो इसमें कोई दुर्गा की आइडल नहीं है, ये दुर्ग यानी कि फोर्ट यानी कि किले पर स्थित होता है। और इसमें जो पूजा करी जाती है वो सन डेटी यानी कि भगवान सूर्य की पूजा करी जाती है। और एक लड़खान का टेम्पल हमें कहाँ, सन टेम्पल लड़खान में भी देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये विष्णु जो वैष्णव रिलीजन है उसको तो ये मान ही रहे थे वैष्णव को, और साथ में ये मान रहे थे सूर्य भगवान की भी यहाँ पे पूजा चालुक्यों के यहाँ पे थी। पी का मतलब है पट्टादाकल। पट्टादाकल में 10 टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। और पट्टादाकल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ पे कुछ टेम्पल आप देखेंगे कि नागर स्टाइल के भी बने हैं और कुछ टेम्पल आपको द्रविडियन स्टाइल के भी बने हैं। यानी कि यहाँ पर हमें इनमें से अगर आप देखोगे जो पापनाथ टेम्पल बना है ये वेसर स्टाइल में बना है। किसमें, वेसर। वेसर स्टाइल मतलब क्या होती है, द्राविड़ और नागर को मिला के, यानी कि आर्किटेक्चर जो बनेगा वो तो द्राविड़ स्टाइल में बनेगा लेकिन इनमें जो कार्विंग्स होगी वो नागर स्टाइल्स में होगी। इसको हम बोलते हैं वेसर स्टाइल, राइट। तो पापनाथ टेम्पल किस स्टाइल में बना है, वेसर स्टाइल में, हमेशा याद रखना चालुक्यों का। कई बार पूछ लेते हैं कि चालुक्यों ने किस कला को संरक्षण दिया है, तो हम बोलेंगे किसको, वेसर को। तो 4 नागर टेम्पल बने हैं, उनमें से एक है पापनाथ टेम्पल। जो पापनाथ टेम्पल है वो नागर और द्राविड़ स्टाइल दोनों में बना है, यानी कि वेसर स्टाइल में। इसके अलावा द्राविड़ स्टाइल के जो टेम्पल हैं वो है, एक तो है विरूपाक्ष का लोकेश्वर टेम्पल। अब याद करो ये विरूपाक्ष का टेम्पल कब बनवाया गया था, ये जो बनवाया गया है ये बनवाया गया किसके द्वारा, ये बनवाया गया है विरूपाक्ष यानी कि लोकेश्वर मंदिर, ये लोक महादेवी के द्वारा। क्या नाम है, लोक महादेवी। लोक महादेवी कौन थी, विक्रमादित्य जो सेकंड था, विक्रमादित्य जो सेकंड था उसकी बड़ी जो पत्नी थी वो थी लोक महादेवी, जो बड़ी रानी थी, ठीक है। और ये कब बनवाया गया था ये विरूपाक्ष का टेम्पल, जब विक्रमादित्य सेकंड ने पल्लवों की राजधानी कांची को लूटा था, उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने कांची का जो कैलाश टेम्पल है उसी की कॉपी करके कैलाश टेम्पल वो विरूपाक्ष मंदिर बनवाया, इसी को हम लोकेश्वर बोलते हैं, ठीक है। तो विरूपाक्ष जो टेम्पल है लोकेश्वर टेम्पल, इसका जो आर्किटेक्ट था वस्तुविद वो था गंड, ठीक है। और ये कैलाशनाथ टेम्पल की कॉपी है, अभी हमने डिस्कस किया। दूसरा एक मंदिर बना है जिसका नाम है मल्लिकार्जुन टेम्पल, या इसी को बोलते हैं त्रिलोकेश्वर मंदिर। जो त्रिलोक महादेवी दूसरी वाइफ थी, त्रिलोक के महादेवी, ये सेकंड वाइफ हैं, छोटी पत्नी है किसकी, विक्रमादित्य सेकंड की। उन्होंने ये बनवाया था मल्लिकार्जुन, ठीक है। तो विरूपाक्ष को ही लोकेश्वर बोलते हैं क्योंकि लोक महादेवी ने बनवाया था, और मल्लिकार्जुन त्रिलोकेश्वर यानी कि त्रिलोक महादेवी ने बनवाया था। इसके अलावा एक टेम्पल आपको संगमेश्वर में भी देखने को मिलेगा। तो ये जो टेम्पल बने हैं द्रविडियन स्टाइल में बने हैं।
राइट। तो पापना जो हमें पट्टदकल में टेम्पल्स मिलते हैं 10 टेम्पल, उनमें से 4 नागर स्टाइल के हैं और द्रविड़ स्टाइल के भी हैं। उनमें से बेसर स्टाइल का मंदिर कौन सा है? पापनाथ टेम्पल है। एक बार हम इनके मंदिर का आर्किटेक्चर आप ये देख लो, कितने खूबसूरत यहाँ पे टेम्पल्स हमें दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि बतापी के चालुक्यों का राजस्व एक पट्टदकल में होता था, ये हमने डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा दंडी महादेवी चालुक्य वंश की स्त्री शासका थी। किस वंश की स्त्री? ठीक है, दंडी महादेवी। महादेवी वैसे भी हम याद रखेंगे चालुक्य वंश में विक्रमादित्य सेकंड की पत्नी भी थी। चालुक्य शासन काल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। विक्रमादित्य द्वितीय की 2 पत्नियां लोक महादेवी और त्रिलोक महादेवी कलचुरी वंश की कन्याएं थी। कहाँ किससे रिलेटेड थी? कलचुरी डायनेस्टी से, जिन्होंने चालुक्य प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लोक महादेवी ने विरूपाक्ष मंदिर तथा त्रैलोक महादेवी ने त्रिलोकेश्वर नाम से विशाल पाषाण मंदिर भी बनवाया। अभी हमने डिस्कस किया है इन चीज़ों को। जयसिंह द्वितीय की बहन कौन थी? अक्का देवी। अक्का ने पूरे अक्का इंडिया में शासन किया था, यानी कि वो कई प्रांतों की गवर्नर रह चुकी थी। और विजय भट्टारिका ने भी प्रांतों में शासन किया। तो 2 लोगों, अक्का देवी और विजय भट्टारिका। तो कह सकते हैं कि जो चालुक्य शासक हैं इनके टाइम पे महिलाओं का अच्छा खासा कह सकते हैं डोमिनेंस हुआ करता था किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये चीज़ याद रखना। इसके बाद आती है भौमकर वंश। भौमकर वंश की एक क्वेश्चन पूछते हैं कि किस वंश की 1/3 महिलाएं रिलेशन उसमें एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थी? तो आंसर है भौमकर डायनेस्टी। अच्छा, अब इनमें कौन कौन है? दंडी महादेवी जो ऊपर अभी हमने पढ़ा, ओरिजिनली ये भौमकर वंश में थी, लेकिन इनका शादी हो गई थी चालुक्यों के पास में। ठीक है, हाँ। अब बकुला महादेवी, त्रिभुवन महादेवी और धर्म महादेवी कुछ प्रमुख शासकाएं। तो यही जो महादेवी जिन जिनके नाम में है वो सब भौमकर वंश से रिलेटेड है, जैसे कि दंडी महादेवी, बकुला महादेवी, त्रिभुवन महादेवी और धर्म महादेवी। उड़ीसा के ये भौमकर वंश कहाँ पे लोकेट करता है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा के भौमकर वंश की राजधानी क्या थी? गुही देवपारक या गुहेश्वर पाटक, गुही देवपारक या गुहेश्वर पाटक। ठीक है, आज का जो एरिया है वो है आधुनिक जाजपुर में। उड़ीसा के सोमवंश का संस्थापक महाभवगुप्त जन्मेजय था। क्या नाम है? सोमवंश महाभवगुप्त जन्मेजय। और सोमवंश को उड़ीसा का निर्माता भी माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सोमवंशियों लोगों ने कहाँ पे शासन किया है? उड़ीसा में। और उन्होंने उड़ीसा का वर्तमान में जो उड़ीसा में इतना फलता फूलता दिखता है आर्ट एंड कल्चर के एस्पेक्ट में, वो इन्हीं की देन है। तो ये वीडियो था हमारा चालुक्यों के बारे में, हमने कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच।